हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं संजीव उपाध्याय। आज आपके सामने जैक बोर्ड के क्लास 12th का एक चैप्टर है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और सब टाइटल है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसको लिखा है अनीस जुंग ने। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इस चैप्टर से रिलेटेड, जिससे कि चैप्टर को समझने में और क्वेश्चन आंसर को बनाने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आप लोगों को। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का जो टाइटल है उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। और सब टाइटल क्या होता है? सब टाइटल का मतलब होता है टाइटल से रिलेटेड जो अदर इन्फॉर्मेशंस होती हैं। बेसिकली टाइटल को मैं इसलिए बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि टाइटल जो है हमारे जो चैप्टर के इनिशियल इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, आप इस चैप्टर के बारे में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो टाइटल क्या कहता है? लॉस्ट स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या है? व्हाट इज़ स्प्रिंग एंड व्हाट इज़ लॉस्ट? यू नो दैट मीनिंग ऑफ लॉस्ट इज़ लाइक कि आप उसको खो चुके हैं। एंड स्प्रिंग का क्या मतलब होता है? सिम्बॉलिकली अगर आप देखें तो सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या सिम्बोलाइज करता है? तो स्प्रिंग करता है रीबर्थ, स्प्रिंग करता है रिन्यूअल एंड न्यू बिगिनिंग्स। यानी कि एक ऐसा मौसम जो मौसम का एक पार्ट है हमारे लाइफ में, ये मौसम आता है और हम इसको इन्जॉय करते हैं। तो लिटरेचर को अगर हम सिम्बॉलिकली देखें तो हर मौसम का एक अपना सिग्निफिकेंस है। लाइक समर जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दिन लंबा होता है, बट वहीं पे आप देखेंगे तो समर का जो इवनिंग टाइम होता है वो काफ़ी खुशनुमा कहा जाता है, क्योंकि दिन भर की गर्मी के बाद एक शाम का मौसम आता है जो कुछ हवाएं चलती हैं और लोग इन्जॉय करते हैं उस तपन के बाद, जो एक गर्मी के बाद। और वैसे ही विंटर का जो टाइम होता है जिसमें लोग विंटर के टाइम में लोगों को प्रॉब्लम होती है चीज़ों को बाहर निकलने में, जैसे सारी चीज़ें एकदम डल सी नज़र आती हैं क्योंकि उस समय फॉगी वेदर होता है, विजिबिलिटी जिसको कहते हैं कि क्लियर नहीं होती है। तो इनिशियल लेवल पे अगर आप देखें सिम्बॉलिकली तो हर सीज़न जो है अपने आप में एक सिम्बॉलिक मीनिंग रखता है। वैसे ही अगर बात करते हैं विंटर के बाद समर है, इसके बाद तो स्प्रिंग भी एक ऐसा मौसम है जो लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं। बट यहाँ पे टाइटल क्या कहता है? लॉस्ट स्प्रिंग। तो ऑब्वियस सी बात है। और इसका सब टाइटल क्या है? स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये स्टोलन चाइल्डहुड क्या बताता है? कि आपका बचपन जो आपसे छीन लिया गया है, स्टोल कर लिया, स्टील कर लिया गया है। और अनीस जुंग ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, चूँकि ये चैप्टर 2 भाग में डिवाइड है तो हम इसको पढ़ेंगे। पहले इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है उसको अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर। तो थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लिया जाए। ऑथर जो है अनीस जुंग है, जिनका जन्म हुआ था 1964 में एंड वाज बोर्न इन राउरकेला। राउरकेला में पैदा होती हैं एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद, जहाँ पे उन्होंने अपना बचपन और एडोलेसेंस जो एक पीरियड है, टाइम पीरियड है लाइफ का, वहाँ पे उन्होंने हैदराबाद में गुजारा। एंड सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद। तो पढ़ाई बेसिकली उनकी हैदराबाद में हुई और उसके बाद वो कहाँ चली जाती हैं? इसके बाद चली जाती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिनिस्ट। कॉलमिनिस्ट कौन होते हैं? जैसे आप देखे होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में जो कॉलम बने होते हैं उसमें लिखने वाले लोगों को कॉलमिनिस्ट कहते हैं। एंड फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया, यानी भारत के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में जहाँ पे उन्होंने एज ए संपादक जो है, एडिटर जो है, उन्होंने लिखा है। एब्रॉड, एब्रॉड मतलब विदेश। एंड हैड ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और बहुत सारी किताबें भी इन्होंने लिखी हैं। तो इस तरह जो है इनका एक इंट्रोडक्शन है। और ये इनका जो चैप्टर है द लॉस्ट स्प्रिंग इज़ एन एक्सर्ट। एक्सर्ट क्या होता है? एक्सर्ट का मतलब होता है अंश, यानी कि एक जो किताब होती है, किताब का कुछ पेजेस से अगर आप एक चैप्टर बनाते हैं उसको हम अंश कहते हैं, यानी उस बड़े भाग का एक छोटा सा अंश। और उनकी किताब का जो फुल टाइटल था, जिस किताब से आपका ये चैप्टर यहाँ लिया गया है, उस किताब का नाम था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये उसका फुल टाइटल है। तो कभी कभी एग्जाम में जो MCQs वगैरह पूछे जाते हैं उसमें ये पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ अनीस जुंग्स बुक। तो द टाइटल इज लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हेयर इज सी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी। ये जो पॉवर्टी का जो एक टाइप है उन्होंने बताया है, जहाँ पे एक बहुत ही भयंकर गरीबी की बात कर रहे हैं। एंड ट्रेडिशंस विद कंडेम दीज चिल्ड्रन ऑफ टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस। यानी कि कह सकते हैं कि एक बचपन की बात हो रही है और उस बचपन में जो गरीबी आती है या जो गरीबी रहती है उसको वो बच्चा कैसे झेलता है, यानी उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो थॉट प्रोसेस है,
और वो लाइफ को किस तरीके से देखता है, इसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर में 2 भागों में और 2 कैरेक्टर कह लीजिए, 2 कैरेक्टर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो बेसिकली आप देखें तो चैप्टर को हम एक एट ए ग्लांस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ बुलेट पॉइंट्स को तैयार किया जाए। तो ये क्या कह रहा है कि अनीस जुंग इज़ द नैरेटर ऑफ द चैप्टर, यानी अनीस जुंग जो राइटर हैं वो खुद ही इस चैप्टर की नैरेटर हैं। तो पहली बात है, नैरेटर का क्या मतलब होता है, जो कहानी को नैरेट करता है, यानी कहानी को कहने वाला होता है। और बेसिकली ये जो 2 कैरेक्टर आपके आएंगे, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहली कहानी है आपके साहिब की और दूसरी कहानी है मुकेश की, यानी मुकेश और साहिब 2 कैरेक्टर हैं। दोनों का बचपन कैसे अलग अलग तरीके से गरीबी को झेलता है, दूसरा दूसरे तरीके से गरीबी को झेलता है, तो दोनों की कहानी को इन्होंने एक चैप्टर में डाला है। तो कह रहे हैं कि सी इज़ डिस्क्राइबिंग द होल स्टोरी ऑफ साहिब एंड मुकेश, यानी कि पूरी कहानी में इन्होंने 2 कैरेक्टर को लिया है, जिसका नाम है साहिब एंड मुकेश। ओके, सो द स्टोरी इज सेट इन स्लम इन इंडिया, यानी दोनों स्टोरी जो है एक तरीके से भारत के जो स्लम हैं, जो मलिन बस्ती कह सकते हैं, वहाँ से ली गई है। वेयर अ यंग बॉय नेम्ड साहिब ए आलम, जहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है साहिब ए आलम। और साहिब ए आलम का जो मतलब होता है, यानी जो मीनिंग होती है, जो ट्रू मीनिंग ऑफ दिस टाइटल और नेम इज़ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साहिब ए आलम, ठीक है। तो उसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का जो एक लॉर्ड है, जो सर्वे सर्वा है। और ये काम क्या करता है, ये साहब काम करता है, रैग पीकर है ये। रैग पीकर कौन होते हैं? रैग पीकर कूड़े जो शहरों के आपने देखा होगा कि शहर में लोग, बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे है ना, पीछे बोरा लगा के बहुत सारी बॉटल्स और बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, वो कूड़े से उठाते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं, जिससे वो पैसा कमाते हैं। तो ये रैग पीकर होते हैं। तो साहब बेसिकली एक रैग पीकर है और उसका एक झुंड है, उसका एक अपनी एक कह सकते हैं टीम है। तो साहब ड्रीम्स ऑफ अटेंडिंग स्कूल, लेकिन उसके सपने हैं, ऐसा नहीं कि वो केवल कूड़ा चीज़ों को उठाना चाहता है और ज़िंदगी को ऐसे ही गुजारना चाहता है। तो उसका अपना ड्रीम है, वो है अटेंडिंग स्कूल एंड प्लेइंग विद फ्रेंड्स। और हर बचपन, सारे लोगों के बचपन में ये ख्वाहिश होती है खेलना, पढ़ना और खेलना। बेसिकली बच्चे तो ज़्यादा समय खेलना ही चाहते हैं, तो उसका अपना एक ड्रीम है। बट हिज सर्कमस्टेंसेस फोर्स हिम टू वर्क टू सपोर्ट हिज फैमिली, लेकिन चूंकि परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट होती हैं कि ना वो पढ़ पाता है और ना ही खेल पाता है। उसे तो अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए, यानी सपोर्ट करने के लिए ज़रूरत होती है पैसे की। ही सेज टू अनीस जुंग, यानी कि साहब अनीस जुंग से कहता है, चूँकि नैरेटर हैं तो वो उनसे बातें करती हैं, साहब की बातें अनीस जुंग से होती हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, यानी मैंने जो ये डबल इन्वर्टेड में और ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, ये एग्जैक्टली मैंने किताब से उठाया है, यानी ये किताब का एग्जैक्ट पार्ट है। वो क्या कहता है कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कोई काम ही नहीं है। एंड देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, और ये कहता है कि जब वो बनाएंगे तो मैं स्कूल जाऊँगा। यानी उसके अंदर एक ख्वाहिश है, काम तो वो कूड़ा उठाने का कर रहा, काम तो वो चुनने का कर रहा, लेकिन उसकी ख्वाहिश है कि चूँकि स्कूल है नहीं आसपास, और अगर खुलता है तो वो स्कूल जरूर जाएगा, ऐसा वो कहता है। साहब ए यंग रैग पीकर फ्रॉम ढाका, तो बेसिकली इसकी ओरिजिन है, यानी ये आया कहाँ से है ये साहब, ये इनका जो मूल निवास स्थान रहा है वो ढाका यानी बांग्लादेश में, और इनकी पूरी फैमिली आती है 1971 में। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, यानी कि अब उसको कुछ याद नहीं है, क्योंकि जब वो आया था ढाका से, उसकी पूरी फैमिली जब ढाका से 1971 में आई थी इंडिया, तो उसको ऐसा कुछ याद नहीं है, सिर्फ डिस्टेंट मेमोरी कहा गया है, क्योंकि उसको कुछ अच्छे से याद नहीं है। Finds a semblance of joy in his impoverished life. Despite being promised education, the promise remains unfulfilled, reflecting the broken promises made to the poor. और ये हमेशा ऐसा होता है कि पुअर्स को, यानी जो गरीब लोग हैं, उनको आप देखे होंगे कि चुनाव के समय में बहुत सारे नेता, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं गरीबी हटाने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, बट ऐसा कभी कुछ सक्सेस नहीं हुआ है, जिसका वो बताना चाहता है कि अनफुलफिल्ड रिफ्लेक्टिंग अ ब्रोकन प्रॉमिस मेड टू द पुअर। एक वादा जो कि फुलफिल नहीं हो पाता है, वो चलता रहा, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज साहब गरीब है, साहब का लड़का होगा, वो भी गरीब होगा, वो भी कुछ ऐसे ही काम करेगा, वो भी कुछ शिकायतें करेगा। तो ये प्रोसेस है जो हमारे आसपास भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अनीस जुंग सेज इन द चैप्टर सीमापुरी, यानी कि साहब जो है जिस लोकेलिटी में रहता है, उस लोकेलिटी का नाम क्या है? उस लोकेलिटी का नाम है सीमापुरी, और ये इसको मैंने हाईलाइट किया है। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब होता है आउटर एज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, जो कि दिल्ली का एक आउटर भाग है, यानी दिल्ली तो बड़ी है और उसके जो किनारे किनारे का जगह है, यानी एक तरह से उपनगर कह लीजिए, तो वो सीमापुरी में ये रहता है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, यानी कि दूरी है, काफ़ी दूरी है। मेटाफोरिकली आप देखें तो ऐसा नहीं कि दिल्ली तो बहुत बड़ी है, अब कोई
यूपी और जो दिल्ली के बॉर्डर में रहे वो कहे दिल्ली में, तो ऑब्वियस सी बात है वो दिल्ली में रहता है, बट जो मेन वो एरिया है दिल्ली का वहाँ तो वो रहता नहीं है। तो ऐसे ही वो एक एरिया में रहता है। साहेब्स फैमिली लिव्स इन सीमापुरी, यानी उसकी पूरी फैमिली कहाँ रहती है? सीमापुरी में रहती है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी उसका जो घर है वो किसका है? मड का है, मिट्टी का है। विद रूफ्स ऑफ टीन, यानी जो रूफ बना है, यानी जो छत है वो टीन की है। टारपोलिन डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, यानी कि उनके एरिया में, उनकी लोकेलिटी में ना कोई सीवेज है, यानी कि गंदा पानी जाने का कोई नाला नहीं है, और न ही पानी का कोई सप्लाई है, यानी कि उन्हें ये सारी सुविधाएं नहीं मिली हैं। लिव 10,000, तो ये इंपॉर्टेंट है। लगभग जो, यानी जब ये अनिश जुंग ने ये जो आंकड़ा जो फैक्ट लिया है, उस समय के हिसाब से वो उस समय 10,000 रैक पीकर्स उस सीमापुरी में रहते थे। दे केम फ्रॉम बांग्लादेश, और वो कहाँ से आते हैं? बांग्लादेश से 1970 में, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। दे लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। 30 ईयर्स का मतलब है, यानी इन्होंने अभी ये 2000 के करीब लिख रही हैं, तो 30 साल पहले की बात बता रही हैं कि वो लोग यहाँ आए थे, और करंटली 2000 के समय में इनकी जो संख्या थी वो करीब 10,000 थी। तो ये ऐसा ये बताना चाहती हैं। At the end of the year, at the end of the day, we can feed our families and go to bed without an aching stomach. We would rather live here than in the fields that gave us no grain, says a group of women in tattered saris. अनीस जुंग जो है काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, चूँकि साहिब की लाइफ को लेके या वहाँ की लोकेलिटी को लेके, तो वो चाहती हैं कि जाएँ, और उस लोकेलिटी में रह रही औरतों से जब वो बात करती हैं तो औरतें क्या कहती हैं कि एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज। हम दिन भर कोई भी काम करें, लेकिन आखिर में, यानी रात के समय, शाम के समय, हमें ये देखना होता है कि हमारे घर के सारे सदस्य का पेट भरा रहे, और बिस्तर पे जाने से पहले वो खा ले। विद एन एकिंग स्टमक, विदाउट एन एकिंग स्टमक की बात हो रही है, यानी कि ऐसा ना हो कि सोने जाएं और उनका पेट खाली रहे जिससे पेट में दर्द हो। वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, और कह रहे हैं कि जहाँ पे, चूँकि जिस जगह से वो लोग आए हैं वहाँ पे अनाज नहीं उगता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। क्योंकि इस चैप्टर में ये बताने की कोशिश की गई है कि ढाका से ये लोग आए क्यों, क्योंकि ये जिस जगह रहते थे, जहाँ इनका अपना सोसाइटी थी, वहाँ पे बाढ़ बहुत आती थी, यानी फ्लड्स वगैरह बहुत आती थी, तो जिससे इनकी फसलें ख़राब हो जाती थी, साल भर ये परेशान रहते थे, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं था ऐसा। तो ये जो है इंडिया आते हैं और यहाँ पे ये इस तरह रैक पिकिंग का काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, जिससे इनका परिवार चलता है। और ये औरतें जो हैं, सीमापुरी की जो औरतें हैं, जो मैंने बताया, जो साहिब का लोकेलिटी है, वहाँ की औरतें इस तरह की बातें अनिल जुंग से कहती हैं। और आगे क्या कहते हैं? सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, यानी कि सीमापुरी में अगर आपको सर्वाइव करना है तो यू हैव टू वर्क ओनली टू पिक दीज रैक्स, यानी कि कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास ये ऑप्शन नहीं कि वो कोई और काम कर पाए, बस एक आखिरी ऑप्शन है रैक पिकिंग का, यानी कूड़े को उठाने का। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। यह बताइए कि ये जो लाइन है ये बता देती है कि ऐसा नहीं कि वो सोना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो उन्हें किसी बहुत कुछ पाने की चाहत है, कुछ डायमंड, गोल्ड या सिल्वर की बात है, तो उनके लिए जो कूड़ा है, जो गार्बेज है, वही एक गोल्ड का काम करता है, यानी कि क्योंकि उससे उनको पैसा मिलता है, वो बेचते हैं, प्लास्टिक्स बेचते हैं, कुछ टीन्स मिल जाती हैं, कुछ पैसे मिल जाते हैं, इस तरह जो है, तो उनके लिए वो गोल्ड है। एंड इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और ये खाने का रोज का एक साधन है। रूफ ओवर देयर हेड्स, यानी अगर वो घर भी बनाना चाहते हैं, मड के घर बनाना चाहते हैं, तब भी उन्हें पैसे की ज़रूरत होगी, जो कि उन्हें रैक पिकिंग से आएगी। इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूफ, यानी अगर रूफ लीक भी कर रहा, पानी भी गिर रहा है रूफ से, उनके छत से, तब भी उनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय ये कि वो कूड़े उठाएं। साहब सेज, यानी साहब कहता है चैप्टर में, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। वो कहता है कि कभी कभी मुझे कूड़े उठाते समय मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं, और कभी कभी 10 रुपये मिल जाते हैं, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है ऐसे लोगों के लिए जो कि सीमापुरी जैसे क्षेत्र में काम करते हैं। आगे क्या है, आगे की जो लाइन कहती है, Saheb found a tennis shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. साहब अनीस जुंग से कहता है कि उसे टेनिस खेलते हुए लोग जो हैं, यानी जब वो कूड़ा उठाते हुए जाता है रास्ते से, और कभी कभी जो कोर्ट होते हैं ना, टेनिस रैकेट कोर्ट होते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े लोग जो हैं सफ़ेद टी शर्ट और हाफ पैंट पहन के, कपड़े के शूज़ पहन के वो टेनिस को खेलते हैं, तो उसे भी मन करता है खेलने का, क्योंकि बच्चा है तो बहुत इच्छाएँ हैं उसकी, और खाली पैर चलता है, फटे हुए कपड़े हैं, गंदे कपड़े हैं, शरीर मलिन है,
तो वो चाहता है कि इनको देखता है और उसे एक शूज़ मिलता है। और वो शूज़ कैसा है? वो शूज़ है एक, जैसे होता है ना कि कब बड़े घर के लड़के जो हैं पहनते-पहनते शूज़ फट गए या नीचे से होल हो जाता है सोल से, तो वो क्या करते हैं, वो फेंक देते हैं। तो वो फेंके हुए शूज़ को साहब लेता है और उसे बहुत अच्छे से बहुत खुशी मिलती है उसे, और वो अनीस जुंग से कहता है, जो नैरेटर है, यानी जो चैप्टर की जो राइटर है, उनसे वो कहता है कि उसे तो शूज़ मिला। एंड वन डे साहब इज़ ऑन हिज़ वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज़ हैंड इज़ ए स्टील कैनिस्टर। लेकिन आगे जब स्टोरी बढ़ती है तो अनीस जुंग को, साहब को जब वो देखती हैं तो वो देखती हैं कि अब वो काम नहीं कर रहा है रैक पिकिंग का, अब वो एक दुकान पे, चाय की दुकान पे काम कर रहा है, ठीक है? और चाय की दुकान के लिए वो एक बड़े से कैनिस्टर में, यानी कि बर्तन में वो दूध लेके जा रहा है उस दुकान के लिए, यानी उसने वो काम अब छोड़ दिया, अब उसने दूसरा काम पकड़ लिया है, ठीक है? और वो क्या कहता है, आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, यानी कि मैं अब सड़क के किनारे जो चाय की दुकानें होती है, अब वो वहाँ पे काम कर रहा है। एंड ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर एक दुकान है उसकी जो वहाँ पे पॉइंट करके वो बता रहा है, इशारा करके। और आगे क्या कहता है, आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, और कहता है कि मुझे कितने रुपए मिलते हैं, मुझे यानी उसको 800 रुपये और मील्स यानी कुछ भोजन खाने को मिलता है। और ये बातें शेयर कर रहा है कौन? साहब जो है अनीस जुंग से शेयर कर रहा है। हाउएवर द जॉब टेक्स अवे साहब्स फ्रीडम एंड केयर फ्री एटीट्यूड, सिंबलाइजिंग द हैवी बर्डन ऑफ चाइल्ड लेबर। साहब, आगे की लाइन क्या कहती है, साहब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, यानी कि चूँकि जॉब तो उसने बदल दी, अब तो वो चाय की दुकान पे काम कर रहा है। बट एक तरह से देखा जाए तो साहब ने अपनी फ्रीडम, यानी उसकी जो आज़ादी थी, अब कूड़ा उठाते समय कौन-सी गुलामी रहेगी? एक तो है कि उसे जॉब तो करनी है, पेट भरना है, लेकिन टी स्टॉल पे काम कर रहा तो उसे टाइम से जाना पड़ेगा, टाइम से उसको उसका मालिक छोड़ेगा, है ना? हमेशा काम करना पड़ेगा, आदेश का पालन करना पड़ेगा। अब रैक पिकिंग में क्या है, वो कभी भी कुछ भी मस्ती कर सकते थे, मन किया तो नहीं भी जा सकते थे, ठीक है? एक टाइम बाउंडेशन नहीं था, एक कोई फिक्स टाइम नहीं था। तो इस तरह ये कहा जा रहा है कि साहब ने अपनी फ्रीडम और वो जो केयर फ्री एटीट्यूड है, यानी कि जो एक होता ना कि बंदिशों से मुक्त, तो वो अब नहीं रहा। और इस तरह जो है एक चाइल्ड लेबर, क्योंकि लेबर तो वो पहले भी करता था, अब तो यहाँ आके कर रहा। और इस तरह जो लास्ट की लाइन है कि साहब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, यानी वो अपना मालिक नहीं रहा, अब उसका मालिक कोई दूसरा हो गया है। इससे पहले वो कहीं न कहीं अपना मालिक था। तो आई होप स्टूडेंट्स अनीस जुंग के द्वारा लिखी हुई लॉस्ट स्प्रिंग जो है, वो एक स्टोरी के माध्यम से चीज़ों को, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो बताना चाहती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो दूसरा पार्ट है, यानी मुकेश की कहानी है, उसको मैं शेयर करूँगा। ओके।